मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज सेक्टर 12 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। बच्चों, हम अर्थशास्त्र का प्रथम भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रथम यूनिट का भाग है। अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवाद अर्थव्यवस्था में अंतर और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी डिस्कशन करेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है या आर्थिक तंत्र है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उत्पादन के साधन, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, उत्पादन के प्रमुख रूप से 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के इन सभी साधनों पर पूंजीवादियों का या निजी व्यक्तियों का पूरी तरह से अधिकार होता है। वह इन उत्पादन के साधनों का अपने तरीके से प्रयोग करते हैं, अपने स्वयं के लाभ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यह बाजार द्वारा संचालित होती है। इसकी व्याख्या मैं अभी बाद में और विस्तृत रूप में करूँगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें इसकी विशेषताएं समझनी पड़ेंगी। इसकी विशेषता देखते हैं तो विशेषता में सबसे पहला बिंदु है केंद्रीय योजना का अभाव। केंद्रीय योजना को समझने के लिए हम समझ सकते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, ये एक केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास को विधिवत रूप से चलाने के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में योजनाएं बनाई जाती रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से विकास किया जाता था। अब तो योजना आयोग बदलकर नीति आयोग हो गया है, परंतु केंद्रीय योजना को समझने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है पंचवर्षीय योजना। केंद्रीय योजना के तहत एक केंद्र सरकार या एक केंद्रीय सत्ता देश के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करती है। परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई भी केंद्रीय योजना नहीं होती है। सरकार विकास की कोई योजना नहीं बनाती है। आर्थिक विकास की यहाँ पे कोई योजना नहीं बनाएगी, क्योंकि सारा नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथ में है। वो जिस तरह से आर्थिक दशा को ले जाना चाहते हैं, वैसी आर्थिक योजनाएं बनती हैं। दूसरा बिंदु है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं उपभोक्ता को, उत्पादक को, सभी को अपनी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्थिक स्वतंत्रता को हम विभिन्न बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता उपभोक्ता की स्वतंत्रता। कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता राजा होता है। पूरा आर्थिक जगत उपभोक्ता के अनुसार चलता है। उपभोक्ता जिस वस्तु को चलन में ला देता है, उस वस्तु का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है और उपभोक्ता जिस वस्तु को चलन से बाहर कर देता है, उस वस्तु का उत्पादन होना बंद हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ता की प्रभुसत्ता यहाँ पर कितनी बड़ी है। उपभोक्ता पूरी तरह से स्वतंत्र है। उपभोक्ता को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का राजा कह दिया गया है, क्योंकि उत्पादक वही उत्पादन करेगा जो उपभोक्ता उपभोग करना चाहता है। आर्थिक स्वतंत्रता में दूसरा बिंदु आता है व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। यानी किसी भी उत्पादक को या व्यवसायी को अपना व्यवसाय चुनने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। उसके ऊपर किसी भी तरह का सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है कि वह किस व्यवसाय को करे या किस व्यवसाय को ना करे। वह जैसे कि सरकार बहुत सारे नियम कानून बना देती है व्यवसायों के लिए, वह उस तरह के नियमों से स्वतंत्र होता है। इसलिए यहाँ पर उत्पादक को या व्यवसाय को अपने व्यवसाय को चुनने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। निवेश की स्वतंत्रता, उत्पादक कितना निवेश करेगा इसकी भी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि प्रायः कई देशों में या कई जगह देखने को मिलता है कि निवेश पर भी पाबंदी होती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखेंगे निवेश करने पर कोई भी पाबंदी नहीं है।
उत्पादक स्वतंत्र है, निवेशक स्वतंत्र है, वह कितना भी निवेश कर सकता है। उत्तराधिकार की स्वतंत्रता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्तराधिकार की भी पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपने उत्तराधिकार नियम के तहत अपनी संपूर्ण संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है, तो उत्तराधिकार की भी स्वतंत्रता है यहाँ पर। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है लाभ का उद्देश्य। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी लाभ के उद्देश्य से ही चलती है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। निजी व्यक्ति कार्य कर रहा है अपने लाभ के लिए, अपने उत्पादन को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे लाभ का उद्देश्य बहुत अधिक रूप से कार्य करता है। अगला बिंदु है प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता भी पाई जाती है। प्रतियोगिता किसके बीच? उत्पादक के बीच, व्यापारियों के बीच, उद्योगों के बीच प्रतियोगिता होती है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। तो प्रतियोगिता अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके कभी कभी लाभ भी होते हैं, कभी कभी हानि भी होती है। प्रतियोगिता का लाभ होता है कि आगे बढ़ने की भावना प्रबल होती जाती है। प्रत्येक उत्पादक या व्यवसायी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कभी कभी हमें प्रतियोगिता की कुछ हानियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कभी कभी प्रतियोगिता में उपभोक्ता का शोषण भी हो जाता है, व्यापारी वर्ग समूह बना लेता है और अधिक कीमतें निर्धारित कर देता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें हमें प्रतियोगिता के हानि के रूप में भी देखने को मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और विशेषता है आर्थिक असमानता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रायः आर्थिक असमानता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि संपूर्ण समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। जो पूंजीवादी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, वह प्रायः धनी वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो श्रमिक वर्ग है वो निर्धन वर्ग के अंतर्गत आता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कभी कभी आर्थिक असमानता बहुत विकराल रूप भी ले जाती है। अगला पॉइंट है वर्ग संघर्ष। हमने अभी पढ़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता पाई जाती है। पूरा समाज दो वर्गों में बंट जाता है, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। अब जब समाज दो वर्गों में बंट गया तो वर्ग संघर्ष भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। जो पूंजीपति वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, वो सदैव अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है और श्रमिक वर्ग को कम से कम आय देना चाहता है। जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो समाज में और आर्थिक जगत में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जो श्रमिक वर्ग है वो अपनी मांगें पूरी कराना चाहता है और पूंजीपति वर्ग अपना लाभ देखता है। तो वर्ग संघर्ष के रूप में कई बार हम हड़ताल और तालाबंदी आदि आर्थिक क्रियाएं भी देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता हम सरकार की भूमिका देखते हैं। यहाँ कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है। अगर सूक्ष्म रूप में कोई भूमिका है तो सामाजिक कल्याण तक सीमित है। वह आर्थिक जगत में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी यहाँ पे सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। यहाँ पे सरकार आर्थिक जगत में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। निजी व्यक्तियों को, पूंजीपतियों को, उत्पादक वर्ग को अपनी स्वतंत्रता है अपने आर्थिक निर्णय लेने की। आठवीं विशेषता है उपभोक्ता की सर्वोच्चता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सर्वोच्च है, क्योंकि जिन वस्तुओं का उपभोग होता है उत्पादन भी उन्हीं वस्तुओं का होता है। बच्चों, अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता समझेंगे मूल यंत्र। मूल यंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अभी तक हमने समझा कहीं भी यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। सरकार आर्थिक जगत के लिए यहाँ कोई भी नीतियाँ नहीं बना रही है। पूंजीपति वर्ग स्वयं अपनी नीतियाँ बनाता है, स्वयं उन्हें लागू करता है। तो ऐसी दशा में एक महत्वपूर्ण बिंदु उठता है कि अर्थव्यवस्था कैसे नियंत्रित होगी। पूंजीपति चाहेंगे तो लोगों का शोषण करेंगे, उपभोक्ताओं का शोषण भी करेंगे। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता में समझा कि उपभोक्ता राजा होता है, परंतु यदि उत्पादक वर्ग चाहे तो मिलकर उपभोक्ता का शोषण भी कर सकता है अधिक कीमत लेकर।
तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता या आर्थिक हितों की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि सरकार यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यहाँ पर कार्य करता है मूल यंत्र। मैंने प्रारंभ में पूंजीवाद की परिभाषा में आपको बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से हमें ये समझ में आएगा कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं। ये मूल यंत्र ही बाजार अर्थव्यवस्था का आधार है। इसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इस विशेषता को समझाने के लिए हमें मांग और पूर्ति वक्र लेना होगा। मांग एवं पूर्ति वक्र वैसे तो समझने के लिए अलग से अध्याय है जिसमें कि हम आगे पढ़ेंगे भी, आगे समझेंगे, परंतु मूल यंत्र समझने के लिए यहाँ हमें मांग एवं पूर्ति वक्र की आवश्यकता है। जो आप एस वक्र देख रहे हैं यह आपका पूर्ति वक्र है। एस मीन्स सप्लाई अर्थात पूर्ति, और यहाँ पर जो हम डी वक्र देख रहे हैं ये हमारा मांग वक्र है। डी मीन डिमांड यानी मांग वक्र। हम देख रहे हैं कि ये मांग वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। इस ई बिंदु पर ये मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। जिस बिंदु पर मांग या पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं अथवा बराबर होते हैं उस बिंदु पर ही वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है। तो हम देखते हैं कि ई बिंदु पर पीई कीमत का निर्धारण हुआ और यह एक संतुलित कीमत होती है और ये एक अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोच्च स्थिति होती है, उत्तम स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, उत्तम स्थिति होती है। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये मूल यंत्र कैसे अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है। मान लीजिए किसी उत्पादक ने अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा दी, उत्पादक अधिक लाभ लेना चाह रहा है, वह संतुलित कीमत ना लेकर बढ़ी हुई कीमत लेता है जो कि P2 है। तो हम देखेंगे इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये डॉट डॉट के द्वारा ये मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। अगर हम ये डॉटेड लाइन को देखते हैं तो ये लाइन डी वक्र को यहाँ पर स्पर्श कर रही है और एस वक्र को यहाँ पर स्पर्श कर रही है। अब ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इस वस्तु की मांग कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि उत्पादक ने कीमत बढ़ा दी है। जैसे ही कीमत बढ़ेगी उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करने लगेगा और पूर्ति ज़्यादा है। रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का माल बिना बिका रह गया। उत्पादक ने मांग कम कर दी, उपभोक्ता ने मांग कम कर दी और उत्पादक ने पूर्ति जो पहले से की हुई थी वो बिना बिकी यहाँ पे रह जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो उत्पादक का है वो सरप्लस बच गया, आधिक्य बच गया है। यहाँ से यहाँ तक बिना बिका माल रह गया है। बिना बिका माल रह गया है यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ति ज़्यादा हो गई है। तो अर्थव्यवस्था में जब पूर्ति ज़्यादा होती है किसी वस्तु की तो उसका परिणाम होता है कीमतों का गिरना। हम सामान्यतः भी बाज़ार में देखते हैं अगर कोई वस्तु मार्केट में मांग से ज़्यादा आ जाती है तो वो सदैव सस्ती ही बिकती है। यही नियम यहाँ पे लागू होगा क्योंकि पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, कीमतें स्वतः गिरना प्रारंभ हो जाएंगी और तब तक गिरेंगी जब तक कि हम संतुलित कीमत P1 पर नहीं आ जाएंगे और पुनः अर्थव्यवस्था अपना संतुलन प्राप्त कर लेती है। देखो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के, बिना किसी पूंजीपति के हस्तक्षेप के मूल यंत्र ने अपना कार्य किया। उत्पादक ने कीमत अधिक लेने की कोशिश की परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अधिक पूर्ति के कारण पुनः हम संतुलित कीमत पर आ गए। इस तरह से कीमत यंत्र कार्य करता है। इसे हम दूसरा पॉइंट भी इसका समझ लेते हैं। मान लीजिए उत्पादक कीमत कम करता है। उत्पादक कीमत भी कम करते हैं जब वो प्रतियोगिता में अपने किसी प्रतिद्वंदी से आगे निकलना चाहते हैं तो वो अपने सामान को अधिक बेचने के लिए प्रायः कीमतें भी कम कर देते हैं। तो कीमत PE से गिरकर P1 हो जाती है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं क्या होता है। ये हमारी डॉटेड लाइन जो हम डालते हैं ये S को यहाँ पर स्पर्श कर रही है और D को यहाँ पर स्पर्श कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि S को यहाँ पर स्पर्श कर रही है यानी हमारी पूर्ति कम हो गई है पहले से और मांग क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि कीमतें कम होने की वजह से उस वस्तु की मांग ज़्यादा हो रही है लेकिन कीमत कम होने की वजह से उत्पादक उसकी पूर्ति कम कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु की शॉर्टेज, वस्तु की कमी हो रही है। अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग ज़्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है, उसका कारण है कीमत कम होना। तो ऐसी स्थिति में पुनः कीमतें बढ़ना प्रारंभ होंगी और तब तक बढ़ेंगी जब तक कि हम पुनः अपने संतुलन बिंदु ई बिंदु पर नहीं पहुंच जाते हैं। हमने मार्केट में देखा है कि जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और उसकी पूर्ति मार्केट में उतनी नहीं हो पा रही है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। सभी बच्चे अपने पर्सनल अनुभव से भी देखते होंगे, मार्केट में सभी बच्चों का बाज़ार में आना जाना होता ही है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अर्थशास्त्र को जब आप अपने दैनिक जीवन की आर्थिक क्रियाओं में शामिल करोगे तो आप इसे आसानी से समझ पाओगे। तो हम देखते हैं कि हम मार्केट जाते हैं, अगर मार्केट में किसी दिन कोई चीज़ कम आई हुई है, जैसे सब्जी लेने गए, अगर कोई सब्जी नहीं आई हुई है, कम पूर्ति है उसकी, तो उसकी कीमतें कैसी होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि मांग ज़्यादा थी, पूर्ति कम थी, रिजल्ट ये हुआ कि कीमतें बढ़कर हम फिर से संतुलन की स्थिति में पहुँच गए और हमें अपनी पुनः पुरानी कीमत पीई कीमत, जो कि आदर्श स्तर है और संतुलित कीमत है, वो हमें प्राप्त हो गई। तो बच्चों, हमने देखा कि मूल यंत्र यहाँ कैसे कार्य कर रहा है। कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, मांग, पूर्ति, कीमत आदि को कोई भी नियंत्रित नहीं कर रहा है, लेकिन ये सारी शक्तियाँ मूल यंत्र के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं, या हम कह सकते हैं मांग एवं पूर्ति के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ये अभी हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं समझी। अगर हम आज के दुनिया की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकांश देशों में देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि। ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ दोष भी हैं, इन्हें भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम देखते हैं मोस्टली विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक की स्वयं लाभ की भावना काम करती है, वह एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में पूरा देश विकास करता है, क्योंकि अगर उत्पादक को या आर्थिक जगत को किसी तरह का नुकसान होता है तो उत्पादक को स्वयं का नुकसान होता है। यहाँ पे सरकार का नुकसान नहीं हो रहा है, उत्पादक का स्वयं का नुकसान हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर स्वलाभ की भावना काम करती है और अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से उन्नति करती जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से देखें, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, अर्थशास्त्र सिर्फ आर्थिक कल्याण नहीं है, सामाजिक कल्याण को लेता है। अगर कोई भी आर्थिक क्रिया सामाजिक कल्याण को ध्यान में नहीं रख रही है तो वह वास्तविक अर्थशास्त्र या आदर्श अर्थशास्त्र की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएगी। पूंजीवाद में एक बहुत बड़ी समस्या है वर्ग संघर्ष, अमीर गरीब का भेद, गरीब वर्ग के आर्थिक हितों का शोषण। यहाँ पे पूंजीपति निर्धन वर्ग का शोषण करता है। इस कारण अगर हम देखें अपने प्योर रूप में, शुद्ध रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहीं भी नहीं रह गई है। अगर हम सभी अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप को अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमें समाजवाद की भी झलक दिखती है। जो निर्धन वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके कल्याण के लिए वहाँ पे सरकार कार्य कर रही है। तो अगर पूर्ण या शुद्ध पूंजीवाद की बात करें तो शायद हमें वो कहीं देखने को नहीं मिलता, हमें कहीं ना कहीं मिश्रित पूंजीवाद देखने को मिलता है। बच्चों, अब अगली अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक मार्क्स कहे जाते हैं। पूरी दुनिया में एक समय में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और निर्धन वर्ग का बहुत अधिक शोषण हो रहा था और उस विद्रोह के रूप में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या पूंजीपतियों का अधिकार है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का अथवा हम कहें समाज का स्वामित्व होता है। यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समाज के कल्याण के लिए होता है। यहाँ पे मैंने एक बात कही, सरकार और समाज का, जो वस्तु सरकार की है वो पूरे समाज की है, इसलिए सरकारी वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं भी कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, श्रम,
पूंजी, साहस और संगठन, इन सभी साधनों पर सरकार का अर्थात पूरे समाज का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है। अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं समझ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रथम विशेषता है उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार। जैसा कि मैंने अभी बताया, उत्पत्ति के जो आपके 5 प्रमुख साधन होते हैं, उन साधनों पे पूरे समाज का अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष का या सिर्फ किसी पूंजीपति का अधिकार नहीं है, पूरे समाज को समान रूप से उन पे अधिकार दिया गया है। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, जैसा कि हमने अभी पिछली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी डिस्कस किया था, आर्थिक नियोजन हुआ योजना बनाकर आर्थिक विकास करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम जो आर्थिक विकास करते हैं, इसकी पूर्व में योजना बनती है। वर्तमान में इसके लिए नीति आयोग कार्य कर रहा है, जो कि आर्थिक विकास के लिए क्रमबद्ध तरीके से, सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से योजनाएं बनाता है और देश का विकास होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन भी हमें देखने को मिलता है। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नीति आयोग है, इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक केंद्रीय सत्ता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता कार्य करती है। जैसे कि भारत में केंद्र सरकार, वह केंद्रीय सत्ता पूरे समाज के आर्थिक कल्याण के लिए रूपरेखा बनाती है, सिद्धांत बनाती है, बजट बनाती है। तो जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वह एक केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में होती है। इसके बाद इसका अगला बिंदु है सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है, वह है सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था कभी भी किसी व्यक्ति के या पूंजीपतियों के कल्याण को विशेष रूप से फोकस नहीं करती है। ये पूरे समाज के समान विकास को लेकर चलती है। इसका उद्देश्य है कि कहीं भी समाज में गरीब और धनी का भेद उत्पन्न ना हो, समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से विकास का अवसर मिले, ताकि सामाजिक कल्याण हो। इसकी अगली विशेषता है धन का समान वितरण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती है। तो धन के वितरण में भी यहाँ पे हमें समानता देखने को मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ कहीं भी पूंजीपति का बोलबाला नहीं देखने को मिल रहा। कुछ पूंजीपति व्यक्ति अपना व्यवसाय प्रारंभ करेंगे और आय के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण कर लेंगे। हमें यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, एक केंद्रीय सत्ता होती है जिसके द्वारा सारी आर्थिक क्रियाएँ नियंत्रित होती है। तो व्यक्ति यहाँ पर अपनी योग्यता के अनुसार काम प्राप्त करता है, जिस कारण यहाँ जो राष्ट्रीय आय है या संपत्ति ही है, उसका वितरण भी समान रूप से होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई धनी है या कोई बहुत अधिक निर्धन है। अगला बिंदु है उपभोग तथा व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी उपभोग की स्वतंत्रता है और उत्पादक के सामने व्यवसाय चयन की भी स्वतंत्रता होती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे सरकार का नियंत्रण रहेगा। 7वां बिंदु है प्रतियोगिता का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कहीं भी हमें प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी उत्पादक उत्पादन कर रहा है, वो किसके नियंत्रण में कर रहा है? एक केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में, यानी सरकार के नियंत्रण में। जब सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रहा है तो सारा जो उत्पादन है वो किसका हुआ? सरकार का अथवा समाज का। तो यहाँ पे कहीं भी हमें प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलती है कि एक उत्पादक दूसरे उत्पादक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या दूसरे उत्पादक को पीछे करने की कोशिश कर रहा है। समान रूप से सभी विकास करते हैं। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगर हम आज के आर्थिक जगत में देखें तो समाजवादी व्यवस्था का अंश हमें चीन की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, लेकिन शुद्ध समाजवाद हमें आज के समय में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सरकार का उद्देश्य हो गया है समाज का कल्याण, समाज का आर्थिक कल्याण। तो ऐसी स्थिति में सभी अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मिश्रित रूप से चल रही हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या आई जब दुनिया के विभिन्न देशों ने इसे अपनाया। रूस में भी पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1990 में रूस का विघटन हो गया। समस्या क्या आई? यहाँ पर कहीं भी
पूंजीपति का किसी चीज़ पर अधिकार नहीं, ना ही यहाँ उत्तराधिकार का नियम कार्य कर रहा था, ना ही यहाँ पे लाभ की भावना काम कर रही थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी उत्पादन था वो सरकार के नियंत्रण में था, केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में था, तो जो आगे बढ़ने की भावना थी वो कम होना प्रारंभ हो गई। परिणाम हुआ कि देश की आर्थिक स्थितियां पिछड़ने लगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवाद का भी सहारा लेना पड़ा। तो शुद्ध रूप में तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, हमें अर्थव्यवस्थाओं का आज के समय में मिश्रित स्वरूप ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अंतर। बच्चों, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन प्रायः काफ़ी पूछा जाता है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला और बहुत आसान है, सबसे पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय योजना का अभाव एवं बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित। हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी केंद्रीय योजना नहीं थी, वहाँ पे कोई भी केंद्रीय सत्ता योजना बनाकर कार्य नहीं करती है। पूरी अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे हम कीमत यंत्र भी कहते हैं। वहीं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं जो देश का विकास हो रहा, जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो केंद्रीय योजना के माध्यम से कार्य करती है। एक केंद्रीय सत्ता आर्थिक विकास की योजनाएं बनाएगी और उसके अनुसार देश का आर्थिक विकास होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों का बोलबाला होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जिस व्यक्ति की पूंजी लगी होती है वह सदा ही अपना लाभ देखता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज के, देश के और अर्थव्यवस्था के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है, कि यहाँ जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होंगी वो एक केंद्रीय सत्ता यानी सरकार, वहाँ पर जो भी सरकार है केंद्र में, उसके द्वारा बनाए जाएंगे और उन सबका उद्देश्य होगा कल्याण का उद्देश्य। अगला बिंदु देखते हैं हम, संसाधनों पर उत्पादक का नियंत्रण। उत्पादन के जो साधन है, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, उत्पादन के 5 साधन प्रमुख रूप से कहे जाते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो इस तरह जो भी उत्पादन के साधन है, इसके अलावा तकनीकी आदि आती हैं जो कि पूंजी के अंतर्गत ही आ जाएंगी, इन पर उत्पादक का नियंत्रण है, पूंजीपति का नियंत्रण है। वही हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का या कहीं पूरे समाज का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें प्रतियोगिता देखने को मिलती है, प्रत्येक उत्पादक एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है और इसमें कभी कभी वो इस तरह की आर्थिक क्रियाएं अपनाते हैं जिसमें उपभोक्ता का नुकसान होता है, जैसे कि समूह बनाकर उपभोक्ता का शोषण करना। इस समूह को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कार्टेल के नाम से जानते हैं। वहीं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं किसी भी तरह की कोई भी प्रतियोगिता नहीं है, सभी उद्योग, सभी फर्म एक समान रूप से विकास करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, पूरा समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है, निर्धन वर्ग और धनी वर्ग। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता हमें देखने को मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, सब बाजार यंत्र या कीमत यंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था हम देखते हैं पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। तो बच्चों, ये हमने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अंतर समझा। अब इसके बाद हम एक अगली अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग भी थोड़ा परिचित होंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं। क्या क्या मिला हुआ है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के स्वरूप पाए जाते हैं। हम इसमें पूंजीवाद की भी कुछ अच्छी चीज़ें ले लेते हैं और कुछ हम समाजवाद की अच्छी चीज़ें ले लेते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सहयोग करते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था से इसे समझिए, हम यहाँ पर एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र देखते हैं और एक तरफ निजी क्षेत्र देखते हैं। बच्चों, आपको मैं अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही आसानी से समझाती हूँ। एक तरफ आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल
और एक तरफ आप देखते हैं सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल देखें तो ये किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में। तो हम देखते हैं यहाँ पे समाजवाद का अंश हमें देखने को मिल रहा है। निजी जो स्कूल है वो किसके नियंत्रण में है? जो उसका प्रबंधक है, जो जिसने उसमें पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पूंजीवाद का स्वरूप देखने को मिलता है। तो ऐसे ही अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था में देखें तो हमें कहीं समाजवाद का स्वरूप देखने को मिलता है तो कहीं पूंजीवाद का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम विशेषताएं समझते हैं। सबसे पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब हुआ दोनों साथ साथ चलती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक तरफ निजी अर्थव्यवस्था काम कर रही है, एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र। निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप बहुत सारी निजी कंपनियां देखते हैं। रिलायंस है, टाटा है, मित्तल है, बहुत सारे भारत में कंपनी हैं जो कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। इन्होंने अपना पैसा लगाया है और ये विकास कर रहे हैं। दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार ने स्थापित किया है, इसके अंतर्गत हम नवरत्न, मिनी नवरत्न, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, गेल है, भेल है आदि हम देखते हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही एक साथ काम करते हैं, दोनों का ही सह अस्तित्व पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी या पूंजीवाद के तत्वों का सम्मिश्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के ही तत्वों को लिया गया है। दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ने इसीलिए दोनों अर्थव्यवस्था को मिलाया है, जिससे हमें समाजवादी के भी लाभ मिलते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी हमें लाभ मिल जाते हैं। आर्थिक नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है वो एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर होता है। सरकार आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाएं बनाती हैं और उस योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास करती है। अब जो हम लोगों ने ये अर्थव्यवस्थाएं पढ़ ली हैं, हमने तीनों अर्थव्यवस्था पढ़ी, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जितना हमने टॉपिक पढ़ा इनसे हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा के लिए कौन से इनके प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनके अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ और विशेषताएं समझाइए। तो मैंने आपको प्रारंभ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ बताया था और विशेषताएं बताई थी। दूसरा क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ और विशेषताएं समझाइए। तो आपने इसमें दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ और विशेषताएं। तीसरा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था की अर्थ और विशेषताएं समझाइए। तो हमने अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पढ़ी। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसे आपको अलग से भी समझाया है। प्रायः बोर्ड में पूछा जाता है। और हम पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। जो भी विशेषताओं के बिंदु हैं आप उन्हें लघु प्रश्न के रूप में या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में अध्ययन करेंगे। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण बताइए, भारत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कोई एक उदाहरण बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। वर्ग संघर्ष हमें किस अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। तो प्रायः लघु प्रश्नों में इस तरह से प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं, तो जिनका अध्ययन आप करेंगे।